A very good evening to all my champions। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही साथ आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि डे आफ्टर टुमारो है उसके लिए प्रिपरेशन में लगे होंगे। यहाँ पे आज आप लोगों को उन मिसलेनियस एक्सरसाइजेस की तैयारी करवाई जाएगी जिस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे या फिर कहीं ना कहीं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम है आपकी क्लास में, और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना वक्त को बर्बाद किए आज के टॉपिक में हम जो जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टली उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलग अलग सोर्सेज में जो एसिड प्रेजेंट है उनको देख लेते हैं। जैसे कि एप्पल में मैलिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक होता है, ग्रेप में टेट्रिक होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक होता है, विनेगर में एसिडिक होता है, कर्ड में लैक्टिक होता है, ऑरेंज में स्कॉर्बिक होता है, टी में टैनिक होता है, स्टमक जूस में हाइड्रोक्लोरिक और आंट बी में फॉर्मिक एसिड। उम्मीद है ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन बेसिस और उनके फॉर्मूले की। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज समझ लीजिए आप लोग कि OH जहाँ भी आपको मिलेगा वो हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। तो जब भी आपको बेस का नाम मिल जाए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्मूला अगर आप लिखने का आ जाए तो आप NaOH लगा देंगे, ओके। और बाकी फिर जैसा कि आपको पता है कि जितने बेस हैं वो हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो फिर आपको सिर्फ मेटल्स के नाम पता होने चाहिए। जैसे Na सोडियम होता है, पोटेशियम के होता है, बेरियम Ba से होता है, कैल्शियम Ca होता है, मैग्नीशियम Mg होता है, आयरन जिसको फेरस कहते हैं तो Fe हो जाता है। फिर अगर हाइड्रोक्साइड बनाना है लेकिन OH3 लग जाए तो फेरिक हो जाता है, कॉपर C हो जाता है। और इसी तरीके से हमें इनको कंप्लीट करना होता है। तो आपको खाली क्या याद रखना है कि अगर कहीं भी हाइड्रोक्साइड है तो वो OH होगा, बस। अब आपको बाकी मेटल्स के नेम याद रखने हैं, जैसे कॉपर Cu, फेरस के लिए, आयरन के लिए फेरस हो गया, OH3 हो जाएगा तो फेरिक हो जाएगा वो। अगर वो आपका पोटेशियम है तो KOH हो जाएगा, और लाइक दैट आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो बजाय चीज़ों को रटने के समझने पे ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे जो हमें डिस्कस करना है। अब बात करें अगर हम नेचुरल इंडिकेटर्स की, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज, ऑनियन और वेनिला। तो आप ऑनियन और वेनिला को अगर इग्नोर भी कर दें तो चाइना रोज तक आपको याद होनी चाहिए। अब इनके नेचुरल कलर देख लीजिए, जैसे रेड रेड होगा, ब्लू ब्लू होगा, टर्मरिक येलो होती है, कैबेज पर्पल होता है क्योंकि रेड कैबेज है, फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होते हैं, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज ही होंगे, और चाइना रोज रेड इन कलर होता है। बट ये एसिड और बेस में कैसे रिएक्ट करते हैं, चलिए इनको भी समझ लेते हैं। रेड लिटमस का एसिड से रिएक्ट होने पे कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन जब वो बेस से रिएक्ट होंगे तो ब्लू हो जाएंगे। ठीक इसी तरह जब ब्लू लिटमस एसिड से रिएक्ट करेगा तो रेड में चेंज होगा, लेकिन ब्लू से ब्लू नो चेंज। टर्मरिक एसिड से रिएक्ट करने पे नो चेंज, लेकिन जैसे ही वो बेस से रिएक्ट करेगी तो रेडिश ब्राउन होगी। तभी आपने देखा अगर आपके कपड़े पे कभी हल्दी का कोई दाग लग जाता है सब्जी में डाला हुआ, तो साबुन से धोते हो उसको तो हल्का सा लाल कलर का निशान पड़ जाता है। रेड कैबेज की बात करें, जो रेड कैबेज है वो एसिड से रिएक्ट करने पर रेड ही रहता है, लेकिन जैसे ही बेस से रिएक्ट करेगा हल्का सा ग्रीनिश येलो, हल्का सा हरा, हल्का सा पीले रंग का हो जाएगा। फिनोल्फ्थलीन ओरिजिनल भी कोई कलर नहीं होता, एसिड से रिएक्ट करने भी कलर नहीं होता, लेकिन जैसे वो बेस से रिएक्ट करेगा पिंक कलर में हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड से रिएक्ट करने पे रेड और बेस से येलो। एंड चाइना रोज मैजेंटा रेड एसिड के साथ, लेकिन बेस के साथ होते ही ग्रीन। तो बस उम्मीद है कि आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, और अगर ये टेबल आपके सामने आती है तो आप इन कलर चेंजेस को इन इंडिकेटर्स में अच्छी तरह समझ के कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अगर एसिड कार्बोनेट्स के साथ यानी मेटल के कार्बोनेट्स का रिएक्ट होंगी तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। आपको ये बातें याद रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कैल्शियम का कार्बोनेट ले लिया, एसिड H2SO4 है मेरे पास,
रिएक्ट करने पे हम सब जानते हैं कि जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। चलिए दूसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा? कार्बोनेट नहीं, अब सिर्फ मेटल है। उस केस में मेटल, तो यहाँ पे भी जब मेटल एक एसिड का रिएक्ट होंगे तो सॉल्ट बनेगा, लेकिन यहाँ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यानी सॉल्ट होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देख लेते चलिए इसका। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, और जैसा कि ऊपर मैं बता चुका हूँ कि साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होगी। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनाने के लिए, साथ में वाटर भी रिलीज होता है, जिसमें बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवा दीजिए, तो आप देखेंगे आपको सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक, जिसमें टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं, जो कि आप इस टेबल से देख लेंगे और मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए, अच्छा, जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये कि इन यूनिट्स को हमें अच्छी तरह याद करने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं। एक तो इनको लिखिए और साथ में जितने सवाल हो सके उतने प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट जितनी आपके बुक में मिले हैं वो तो कर ही लीजिएगा बेहतर तरीके से। यहाँ मैंने फिर इनको क्यों प्रोवाइड करवाया है? ताकि आपको एक जगह पूरा कन्वर्जन यूनिट मिल जाए, जिसमें इक्वेशन और इक्वेशन को फॉर्मूला के तौर पे दिया गया है। साथ में ये चार्ट देख पा रहे हैं जिसमें हर एक यूनिट सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितनी होती है वो आपको मालूम पड़ जाए। हम बात करेंगे अलग अलग डिफरेंट मोड ऑफ हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि उनमें क्या क्या होता है, उनको बेहतर समझते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन पे। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जब कोई न्यूट्रिशन अपना डेराइव करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए किसी और पे डिपेंड हो तो उसको हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें होलोजोइक यानी कि पूरे स्टेप बाय स्टेप खाने को खाने से लेके पचाने तक का पूरा एक प्लान हो। सैप्रोफाइटिक जो कि डेड और डीकिंग यानी सड़े गली चीज़ों पे अपना न्यूट्रिशन लेता हो। पैरासाइटिक जो कि किसी की बॉडी में जाके अपना न्यूट्रिशन लेता हो। सिम्बायोटिक जो कि दूसरों पे डिपेंड करता हो, लेकिन साथ ही साथ मिल बांट के कि तुम मेरे काम आ जाओ, मैं तुम्हारे काम आ जाऊँ और खाना बना लें। और आखिरी में है एक मिक्सोट्रॉपिक जो कि कॉम्बिनेशन होता है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का। अब आखिरी टॉपिक है जिससे कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ एनिमल्स जो कि हार्बीवोरस होते हैं। आइए इन्हें भी डिस्कस कर लें। इसमें खाली दो टर्म्स हैं, एक रूमेन और एक रूमिनेंट्स, जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं काफ़ी। रूमेन क्या होता है? एक पार्ट है, एनिमल के पेट के हिस्सा है, जो कि एनिमल्स के पेट में खास तौर पे जैसे गाय, भेड़, बकरियां, उनके पेट में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स को जन्म देता है जो कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब खाना डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। रूमिनेंट्स कौन होते हैं? रूमिनेंट्स उन जानवरों कहा जाता है जिनके पेट में वो पार्ट पाया जाता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि काउ, सीप्स, गोट, डियर वगैरह वगैरह। रूमिनेंट्स कैन डाइजेस्ट एंड एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड्स एंड स्पेशली सेलुलोज। तो रूमिनेंट्स क्या करते हैं, जो भी घास फूस होती है उनसे अपना जो न्यूट्रिएंट है लाइक सेलुलोज, उसको डेराइव करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, उनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो पाए। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।